प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंडर में एग्रीकल्चर के बारे में बातें करेंगे। एग्रीकल्चर, खेती के बारे में। पहले तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर होती क्या है? एग्रीकल्चर में सभी तरह के फूड ग्रेन्स हैं, सभी प्रकार के फ्रूट वगैरह हैं, और उसके अंदर एनिमल, पशुपालन की बातें भी होती हैं, और उसमें एग यानी हैन, मुर्गी के एग पालन की बातें होती हैं, मुर्गी पालन की बातें भी होती हैं, सूअर पालन की बातें भी होती हैं, फिशरीज, फिशिंग उसकी बातें भी होती हैं, मछली पालन की बातें भी होती हैं। तो जो चीज़ खाने के लिए काम आती है वो एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। तो एग्रीकल्चर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी आबादी है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। क्या वो खेती बाड़ी है, क्या वो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल पशुपालन की बात है, और इससे जो कितनी इंडस्ट्रियां चलती हैं, शुगर से शुगर इंडस्ट्री चलती है, कॉटन से कॉटन इंडस्ट्री चलती है, इसी प्रकार से सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और जो एग्रीकल्चर है, जो फसलें हैं, इसके अंदर फसलें खरीफ और रबी की फसल के बारे में बात की जाती है। खरीफ की जो फसल है वो बरसात के दिनों में होती है, राइस, चावल वगैरह। उसे खेत को तैयार करके मेड़ बना करके चावल की धान को रोपा जाता है, और रोप करके उसके अंदर पानी भरा जाता है जड़ों के अंदर, और ऊपर का जो हिस्सा है वो खुला छोड़ा जाता है। इस प्रकार से बरसात के मौसम में चावल की फसल होती है, मकई की फसल होती है, और पशुओं के खिलाने वगैरह की, चारे वगैरह की फसल होती है। दालें वगैरह भी आगे इसी प्रोडक्शन के अंदर में आती है बाद में। और जो रबी की फसल है वो सर्दियों में, सर्दियों के शुरू से शुरू होती है, और सर्दी के दौरान आगे जब ओस वगैरह पड़ती है उसके अंदर बीट की फसल है, चने की फसल है, गेहूं की, चने की, सरसों की है, और एनिमल के लिए खाना वगैरह के लिए जो दी जाती है वो भी है। तो इस प्रकार से ये रबी की फसल कहलाती है। और कुछ जो है मिक्सिंग, जैसे दाल वगैरह, पल्सीज वगैरह है, ये मिक्सिंग है। ये खरीफ की फसल के बाद होती है, रबी की फसल से पहले होती है। तो फसलों के बारे जो बातें की है, सबसे पहले हम राइस की फसल के बारे में बात करेंगे। चावल की फसल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चावल की फसल ज़्यादातर जहाँ पर पानी का स्रोत ज़्यादा है, समुद्री इलाके के साथ साथ बंगाल है, उड़ीसा है, नीचे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और इधर बॉम्बे। तो इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा में भी चावल की फसल अच्छी होती है जहाँ पर पानी अवेलेबल है। तो ये राइस, चावल की फसल, भारत के बारे में जो बात बताई मैंने। दूसरा व्हीट की फसल जो है वो नॉर्थ इंडिया, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, एमपी है आदि में गेहूं की फसल ज़्यादा होती है। और जो तीसरा शुगर केन, गन्ने की जो फसल है, गन्ने की फसल यूपी में सबसे ज़्यादा होती है, पंजाब हरियाणा में होती है, तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, और तमिलनाडु में भी गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए चीनी के कारखाने, गुड़ के कारखाने यूपी वगैरह में जहाँ पर फसलें होती हैं वहाँ पर बहुत है। इसी प्रकार से चाय की फसलें जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, चाय के लिए वर्षा होती रहनी चाहिए, ढलान में हो, जड़ों में पानी ना रुके, इसलिए पहाड़ियों की ढलानों में ये फसलें होती हैं। हिमालय पर्वत की तराई में, या वेस्ट बंगाल का एरिया हो, या हिमाचल का एरिया हो, और नीचे केरल वाले एरिया में कॉफ़ी ज़्यादा होती है। गर्म इलाके में, कर्नाटक में, केरल में कॉफ़ी ज़्यादा होती है।
वो कॉफ़ी भी चाय जैसी होती है, वो भी पहाड़ी एरिया में होती है। इसी प्रकार से जो पटसन की जो फसल है, पटसन में दलदली मिट्टी में होती है। पटसन जिसकी बोरियां टाट वगैरह जो बनाते हो पटसन, वो ज़्यादातर जो गंगा का जो मुहाना है, गंगा का जो डेल्टा है, उसमें सबसे ज़्यादा होती है। बंगाल में, बंगाल बिहार आदि में पटसन की फसल जो है। इसी प्रकार से जो फसलों के बारे में हमने बातें की हैं, ये फसलों के बारे में बातें हैं, तो फसलों के हमें एग्रीकल्चर का जो मैंने बातें बताई हैं, मुर्गी पालन के लिए सरकार भी सुविधाएं देती हैं, किसानों को भी सुविधाएं देती हैं। अगर फसल नष्ट हो जाए तो उसका इंश्योरेंस होता है, उसके बदले में मुआवजा भी मिलता है। इसी प्रकार से पशुपालन के बारे में भी, फिशरीज, मछली पालन। तो आपने एक सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में तो गेहूँ वगैरह की यानी अनाज की फसलें होती हैं, जहाँ पर अनाज की फसलें ज़्यादा होती है, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आई? पहले जो हिमालय से नदियाँ निकलती थी वो बाढ़ लेके आती थी, फिर हमने डैम बना दिए। डैम बनाने के बाद जो है फसलों के अंदर, चाहे पंजाब था चाहे हरियाणा था, जैसे भाखड़ा डैम का एग्जाम्पल ले लिए, वहाँ पर फसलें डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई। तो क्यों हो गई? उसका कारण था, नंबर 1, पानी मिल गया एग्रीकल्चर खेती को देने के लिए, और हमने नए किस्म की साइंटिफिक मेथड से बीजों का उपयोग किया, और अच्छे ढंग से साइंटिफिक वे से पेस्टिसाइड्स, यानी अगर फसलों के कीड़ा लग जाए तो उसको कीड़े को नष्ट करने के लिए भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया। यानी हमने साइंटिफिक मेथड से, और बिजली पैदा मिलने लगी तो हमें पानी जो है वो हम नीचे ज़मीन से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक हरित क्रांति जो हुई वो अनाज में, तो क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती चली गई, अगर हमने पॉपुलेशन की डिमांड अगर पूरी की तो हरित क्रांति की वजह से पूरी हुई, वरना वो डिमांड होनी पूरी संभव नहीं थी। दूसरा एक होता है नीली क्रांति। नीली क्रांति में फिशरीज होती है, मछली पालन करना। पानी में जो मछली पालन करते हैं वो समुद्र के किनारों वाले इलाके में मछली पालन ज़्यादा होता है, और इसको ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। और एक होता है कैटल का मिल्क रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, वो पशुपालन के बारे में है, मिल्क रेवोल्यूशन। और एक होता है येलो रेवोल्यूशन, येलो में मुर्गी पालन का, अंडे के बारे में बात की जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज एग्रीकल्चर के डिफरेंट काइंड्स के बारे में, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, और एग्रीकल्चर में आज हमने खूब तरक्की की है। और एग्रीकल्चर की तरक्की से ही सारा देश तरक्की करेगा, तभी इंडस्ट्रियाँ तरक्की करेगी, सारी हमारा देश तरक्की करेगा। इसलिए एग्रीकल्चर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, व्यक्तिगत तौर से भी और सरकार की तौर से भी। सरकार पूरी सुविधाएं दे, रिसर्च सेंटर दे, खेती के जो सिंचाई के साधन है, खाद वगैरह है, खाद में भी फर्टिलाइज़र जो, और केमिकल फर्टिलाइज़र जो खेती, जो गोबर वगैरह की खाद होती है, कूड़े की खाद होती है, वो बड़ी यूजफुल है, वो तो होती है। उसके अंदर केमिकल खाद, जो केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाई जाती है, उससे हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो उसका खाद के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए सरकार को अच्छा प्रबंध करें, और किसानों को सुविधाएं हों, लोन वगैरह के भी, और हानि हो जाए तो उसको नुकसान पूरा करने के लिए भी सभी सुविधाएं होंगी, तो हम एग्रीकल्चर में तरक्की करेंगे। एग्रीकल्चर, जय किसान जय जवान। तो जय किसान और जय जवान होगा तभी भारत की तरक्की होगी। धन्यवाद।